औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका फ़िज़िक्स की बुक का हुक्स लॉ और इसका यूनिट नंबर है 5 और पेज नंबर है 117। हुक्स लॉ के अंदर हमने जो चीज़ें याद करनी है वो सबसे पहले आपने व्हेन अ स्प्रिंग से लेके अप्लाइड फोर्स तक मार्क कर लेंगे। उसके बाद फिर आप विद इन से लेके ये न्यूटन पर मीटर तक मार्क करेंगे और यहाँ पे ऊपर आप लिख लें स्टेटमेंट है ये हुक्स लॉ की। उसके बाद ये नेगेटिव से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे और फिर हुक्स लॉ से लेके ये कर्व तक मार्क करेंगे। अब हम अपनी बुक से पढ़ते हैं ये क्या है। बुक से पढ़ने से पहले आपको ब्रीफली मैं एक टॉपिक रिवाइज़ करवा देती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोई भी बॉडी एक ख़ास लिमिट तक स्ट्रेच हो सकता है, उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। और अगर कोई भी बॉडी अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो वापस अपनी पोजीशन में वापस आ जाए फोर्स हटाने के बाद, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी। और अगर कोई बॉडी किसी पर हमने फोर्स अप्लाई किया है और बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन में वापस ना आ सके, तो हम उसको बोलते हैं इन इलास्टिक मटीरियल या इन इलास्टिक बॉडी। तो जो हुक्स लॉ है वो दो चीज़ों पे लगता है। एक तो फोर्स लगा रहे हैं हम किसी बॉडी के ऊपर और वो बॉडी कितना कंप्रेस हो रहा है या कितना स्ट्रेच हो रहा है, इन दोनों बातों पे डिपेंड करता है हुक्स लॉ। तो हम बुक से देख लेते हैं। बुक में आपकी लिखा हुआ है कि व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जब कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी बॉडी जो है वो जब कंप्रेस होता है या स्ट्रेच होता है, कंप्रेस का मतलब होता है खुलना, स्ट्रेच का मतलब होता है कंप्रेस का मतलब होता है बंद होना और स्ट्रेच का मतलब होता है खुलना, एक्सटेंड होना। तो ये डिपेंड करता है उस बॉडी के ऊपर लगाई जाने वाली फोर्स पे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होती है, विद इन इलास्टिक लिमिट द एक्सटेंशन एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रीस्टोरिंग फोर्स एफ रीस्टोर, दैट इज़ एफ रीस्टोर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है माइनस एक्स के और एफ रीस्टोर इज इक्वल टू माइनस के एक्स के, और के इक्वल है आपके पास माइनस एफ ओवर एक्स रीस्टोरिंग फोर्स के। K is the ratio of restoring force to extension and is known as the force constant or spring constant having unit Newton per meter। और नेगेटिव साइन शो करता है that force is directed against displacement। तो जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, जिस तरफ फोर्स लगेगी डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट होगा। उसके बाद फिर आपने करना है ये याद, हुक्स लॉ इज़ ओबेड अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बियॉन्ड दिस पॉइंट स्ट्रेचिंग फोर्स एंड एक्सटेंशंस आर नो लॉन्गर डायरेक्टली प्रोपोर्शन एंड द ग्राफ बिगेंस टू कर्व। ये हुक लॉ ओबे होता है टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि जब तक फोर्स बढ़ाएंगे और साथ साथ एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी, तब तक फोर्स बढ़ाने से जितनी स्ट्रेचिंग बढ़ती जाएगी तब तक हुक्स लॉ लगेगा। अगर आप फोर्स बढ़ा रहे हैं और स्ट्रेच नहीं हो रहा बॉडी क्योंकि वो अपनी इलास्टिक लिमिट तक पहुंच गया, तो फिर उसके बाद तो बॉडी टूट जाएगा ना। तो फिर तो ज़ाहिर बात है फोर्स और जो स्ट्रेचिंग है वो आपस में प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। तो प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे तो फिर हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। तो हुक्स लॉ विल ओनली ओबे व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर स्ट्रेचिंग, डिस्प्लेसमेंट को स्ट्रेचिंग भी कहते हैं। हुक्स लॉ ओनली ओबेज ओनली व्हेन फोर्स एंड स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। When they will not proportional to each other, Hooke's law will not obey on that phenomena। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। ये आप मार्क लगा लें जो आप याद करना है। हुक्स लॉ लगता है मैकेनिकल क्लॉक्स में, ये बैलेंस व्हील में, मैकेनिकल क्लॉक्स में, पोर्टेबल टाइम पीस में, इसके अलावा स्प्रिंग स्केल में लगता है, इसके अलावा डाइविंग बोर्ड्स में लगता है, कार सस्पेंशन सिस्टम में लगता है, सेस्मोलॉजी में लगता है, अकॉस्टिक मॉलिक्यूल मैकेनिक्स में लगता है, उसके अलावा मेडिकल साइंस में भी यूज़ होता है हुक्स लॉ। और ये इसके तीन बेसिक एप्लीकेशन है, बैलेंस व्हील ऑफ द मैकेनिकल वॉचेस, स्प्रिंग स्केल और गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना करंट जो है वो जा रहा है, तो इसको हम गैल्वानोमीटर कहते हैं, ठीक है। और बाकी आप यहाँ से रीड करके इसको याद कर लीजिएगा। इसमें कोई ख़ास डिस्कशन वाले पॉइंट्स नहीं हैं जो आप एक्सप्लेन किए जाएँ।